हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल जीकेडी क्वेश्चन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी मॉड्यूल 2 से हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है ताकि आपको समय अनुकूल पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले हमें पहले थॉमस हॉब्स के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही उसका थॉट फिलोसफी प्रेरित होता है। क्योंकि कोई भी ग्रेट फिलोसोफर अपने समय को अपने थॉट में रिफ्लेक्ट करता है, जहां पर हमें उसके आइडिया के बारे में पता चल पाता है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हॉब्स के बारे में। फ्रेंड, थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से शहर मेल्सबरी में 1588 में हुआ था, जिनका मृत्यु 1679 में हुआ था, और उनका अधिकतर रचना हमें 1700 शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है। दोज वे टर्बुलेंट टाइम इन इंग्लैंड, बहुत ही खराब समय देखकर इंग्लैंड गति कर रहा था। चारों तरफ सिविल वॉर का माहौल देखने को मिला था, जो कि शुरू होता है 1642 से लेकर 1651 तक, जो कि पार्लियामेंट और राजा के बीच हुआ था। उसके साथ साथ और बहुत सारे वॉर भी देखने को मिला था, जो कि इंग्लैंड और स्पेन के भीतर वॉर चला था। 30 ईयर वॉर चला था, जो कि यूरोप में एक बहुत ही बड़ा वॉर, और साथ ही साथ रिलीजियस वॉर भी। इस प्रकार के माहौल में उनका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ था थॉमस हॉब्स के ऊपर, जिसके कारण उनके थॉट और आइडियोलॉजी में भी उसका असर देखने को मिला था। उनका एक खास बात यह था कि वो बहुत सारे राजा को एज ए ट्यूटर के रूप में पढ़ाया था, जैसे कि कैवेंडिश, आर्ल ऑफ डेवनस्पियर एंड चार्ल्स सेकंड हु बिकेम किंग ऑफ इंग्लैंड। तो कैवेंडिश और चार्ल्स सेकंड के वो गुरु भी रह चुके थे, तो एज ए ट्यूटर के रूप में वो उन लोगों को पढ़ाया करते थे। वो खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएट हासिल किया था। उन्होंने पूरे विश्व को घुमा था, स्पेशली यूरोप का टूर लिया था, जिस दौरान उन्होंने बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट के संस्पर्श में आए थे, जैसे कि गैलीलियो, केपलर, डेकार्ट्स जैसे महान साइंटिस्ट के संस्पर्श में आने के कारण उनका रुचि साइंस के प्रति ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसके कारण वो लॉ ऑफ मैकेनिक्स के तरफ वो फैसिनेटेड थे, जहां पर वो मैटर इन मोशन के ऊपर वो पढ़े थे, जिसके कारण वो खुद एक ऑप्टिकल साइंटिस्ट के रूप में खुद को डेवलप कर चुके थे। फ्रेंड, मैटर इन मोशन में उन्होंने मानव के स्वभाव के बारे में पढ़ा था, जहां पर उन्होंने मानव के स्वभाव को लेकर वहां पर परिदर्शित किया था कि मानव का स्वभाव किस प्रकार का होता है। अभी हम फ्रेंड थॉमस हॉब्स के इंपॉर्टेंट क्रिएशन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड, उन्होंने डी सिव है, जो कि 1642 में लिखा था, जो कि ऑन द सिटीजन के ऊपर आधारित था। देन डी कॉर्पोरे, जो कि ऑन द बॉडी के ऊपर आधारित था, जिसके उन्होंने 1655 में लिखा था। एंड डी होमिने, जिसको उन्होंने 1658 में लिखा था। द एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने 1750 में लिखा था। देन उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन में आता है लेविथन, जो कि 1651 में लिखा था। पूरा वीडियो लेविथन के ऊपर ही आधारित है, जो कि एक सेमिनल क्रिएशन है उनका। His moral and political philosophy created uneasiness to the power of that time from all factions belief। ऐसा हुआ कि जो भी उसने लिखा उससे पार्लियामेंटेरियन भी नाराज हुए और रॉयलिस्ट भी नाराज हुए। कोई लोग कहते हैं कि वो रॉयलिस्ट के साइड में थे, इसलिए उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्ची की परिकल्पना की, लेकिन उन्होंने इसके अलावा इंडिविजुअल को भी महत्व दिया और ये भी कहा कि वो राजा और प्रजा में कोई भी फर्क नहीं देखते हैं, सभी मैन एक हैं। मैन कुछ नहीं, एक बंडल ऑफ मैटर ऑफ मोशन है, बंडल ऑफ इमोशन है। राजा और रंग बराबर हैं। ये भी कहा कि हमें अपना जान बचाने के लिए कोई भी परिस्थितियों में विद्रोह करने का अधिकार है। इससे राजा भी नाराज हुए और पार्लियामेंटेरियन भी नाराज हुए। इनफैक्ट उनको भागना पड़ा अपने जान बचाने के लिए, और उनको इतना डार्क फिलोसफी रहा कि कोई भी उनको अच्छे तरीके से याद नहीं करता। कोई लोग उनको मॉन्स्टर ऑफ मेल्सबरी भी कहते हैं। ये था लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हॉब्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ हॉब्स इन ए नॉटसेल्स के ऊपर, जिसमें हम उसको संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम हॉब्स के पॉलिटिकल फिलोसफी के सार क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। जहां तक कि फ्रेंड उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उन्होंने काफ़ी और बात भी कही है, लेकिन जो स्टेट है व राज्य है और उसमें जो इंडिविजुअल का अस्तित्व है व पॉलिटिकल और ऑब्लिगेशन है, उसके बारे में ये पूरा सार है। लास्ट पॉइंट जो हॉब्स ने कहा था, एंटायर वर्ल्ड इज मैकेनिस्टिक, जो पूरी दुनिया है वो मैकेनिस्टिक है, मतलब कि तत्व व मैटर इन मोशन है। जो तत्व घूम रहा है, जो गतिमान है, उससे जो मेटेरियलिस्टिकली बना हुआ दुनिया वही सच्चाई है और उसमें कुछ भी नहीं है। और जो अतत्व नहीं है, नो मैटर नहीं है, वो कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। तो ये उसका पहला व्यू था। जो तत्व वो गतिमान है, उनका ये मानना था। एवरी वर्ल्डली फेनोमेना
चाहे वो पॉलिटिकल ही क्यों ना हो, व पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, व पॉलिटिकल फेनोमेना भी क्यों ना हो, तो इट कैन बी एक्सप्लेन बाय ए नेचुरल लॉ ऑफ साइन। उनका कहना ये था कि जो भी मैकेनिस्टिक है, जो लॉ ऑफ मोशन है, जैसे न्यूटन का है, गैलीलियो का है, उससे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कॉज एंड इफेक्ट सारे सोशल फेनोमेना का, ये हॉब्स का मानना था। सेकेंड व्यू था ह्यूमन कंडीशन विदाउट एनी पॉलिटिकल अथॉरिटी। यदि कोई राज्य नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूलर नहीं है, वैसे जो उस कंडीशन में ह्यूमन का कंडीशन था, जो स्टेट ऑफ नेचर था, वो परपेचुअल फियर एंड कॉन्स्टेंट वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल था। वो पूरे डर के माहौल में था, एक दूसरे के ऊपर मिसट्रस्ट था और सबके साथ मारपीट का कंडीशन था। थर्ड पॉइंट, सच पोर नेस्टी ब्रूटिश लाइफ, जो इतना बेकार सा, गंदा सा, मारपीट वाला लाइफ थी इन स्टेट ऑफ नेचर वाज ड्यू टू नेचर ऑफ मैन एंड एब्सेंस ऑफ एनी ग्रेटर पावर टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। तो उनका कहना था कि ऐसे जो गंदा लाइफ था, जहाँ पर सबसे डर कर और एक दूसरे से मारपीट करके रहते थे, जो मानव के स्वभाव है, जो उसके नेचर से आता है, ऐसा नहीं था कि कोई भी गंदा स्वभाव से आते हैं, जिस मैटर और मोशन से बने हुए हैं, जिससे डिज़ायर और पैशन पनपता है, और वो क्योंकि सार्वभौमत्व नहीं था उसके कंट्रोल करने के लिए, पीस बनाने के लिए, इसके चलते लाइफ पोर नेस्टी ब्रूटिस द स्टेट ऑफ नेचर में था। पॉइंट में हॉब्स ने कहा है कि गाइडेड बाय नेचुरल लॉ एज केम्स टू मैन बाय ए सेंस ऑफ रीजन। उनका कहना था कि ठीक है, आदमी व मनुष्य स्टेट ऑफ नेचर में एक दूसरे से झगड़ता रहता था, लड़ता रहता था, पैशन और डिजायर से ग्रसित था, लेकिन उसमें रीजन भी था, और वो जो है यूनिवर्सली एक सच उसको समझ में आता था कि शांति बनाने से ही प्रोग्रेस आ सकता है, वो संपत्ति रख सकता है, वो ट्रेड कर सकता है, वो बिल्डिंग बना सकता है, और म्यूजिक सुन सकता है, लीजर कर सकता है, ये सेंस उसका था। इसलिए इसके चलते दे केम आउट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, उससे वो बाहर निकल आए बाय ए कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया विथ वन एंड ऑल, सभी ने एक साथ किया, अलग अलग नहीं, और उन्होंने ये कहा मैं अपना अधिकार और अपनी पूरी शक्ति एक थर्ड पार्टी को सौंपता हूँ, क्या तुम भी सौंपोगे? सभी ने कहा यस। सभी ने अपनी राइट्स एंड पावर को एक थर्ड पार्टी को सौंप दिया जो उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट नहीं था। उसको हॉब्स ने कहा समझ लो कि वो एक समुद्री दैत्य है, सुपर पावर है, लेविथन है, और उसको आप कह सकते हैं कि वही स्टेट है, वही सॉवरेनिटी है, वही ही कॉमन विल को प्रोटेक्ट करेगा, लोगों के भीतर पीस स्थापना करेगा और लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करेगा। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से निकलकर जो पावर आया, जो कि सॉवरेन के रूप में आया, वो था एब्सोल्यूट था, अनलिमिटेड था, अनडिवाइडेड था, अनएलिनेबल था, जिसके पावर का कोई भी परिसीमा नहीं था। वो बहुत ही पावरफुल था और उसमें कोई भी बंटवारा भी नहीं था, उसका और भी किसी के साथ तुलना भी नहीं था। तो ये सुप्रीम पावरफुल अथॉरिटी का उन्होंने एक बनाया था इन द फॉर्म ऑफ सॉवरेन के रूप में। By the contract, the sovereign was obliged to secure life and maintain peace and people to obey the law and dictates of the sovereign। जैसे कि फ्रेंड हमने देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक सॉवरेन का निर्माण हुआ था, जो कि लेवियथन नाम से पहचाना गया, जिसको मुख्यतः दायित्व दिया गया कि वो हर एक इंडिविजुअल के पीस और सिक्योरिटी का ध्यान देगा। साथ ही साथ पीपुल का भी ये ड्यूटी बनता है कि जो भी वो उसके द्वारा बनाए गए आइन लॉ को उसको रेस्पेक्ट देना है, उसको मानना है। इससे पहले कि हम हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखें, उसके जो बेसिस है लॉज ऑफ नेचर पे हैं, जो नेचुरल लॉ आप कह सकते हैं। हॉब्स के नज़र में पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये लॉ कोई यूनिवर्सल मोरल कोड नहीं है, ना ही यह भगवान के दिए हुए कमांड है, या हॉब्स के अनुसार से तर्क के ऊपर आधारित, रीजन के ऊपर आधारित, जो कि यूनिवर्सल प्रोस्पेक्ट है। मतलब कोई भी आदमी यदि रीजन देखकर सोचे तो उसको लगेगा ऐसा ही करना सही है, कोई कानून की ज़रूरत नहीं है। उसके सेंस ऑफ रीजन से लॉ उभर कर सामने आता है, सभी लोग इसी नतीजे पे पहुंचेंगे यदि वो रैशनली तर्क के विषय में सोचें। ये लॉ उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, मैं केवल 3-4 लॉ बताऊंगा यहाँ पर, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में काम आते हैं। पहला उनका कहना था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज प्राइम ड्यूटी, ये हमारे सबसे बड़े ड्यूटी है, नॉट टू डू एनीथिंग व्हिच इज डिस्ट्रक्टिव टू लाइफ, जो हमारे प्राण को हरे या कोई ऐसा एक्ट जिससे हमारे लाइफ को खतरा हो, हमें नहीं करना है।
which takes away means to preserve life, omit which may preserve his life। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो हमारी जान के लिए खतरा बने। सेकंड में यहाँ पर बोला गया है कि वाट एवर यू रिक्वायर दैट अदर डू टू यू दैट यू डू टू देम। ये तो हमारे हिंदू सभ्यता में भी कहा गया है, जैसे को तैसा। अगर आप जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का व्यवहार दोगे, प्रति बदल में आपको भी उस प्रकार का व्यवहार मिलेगा। तो उनका भी ये मानना था। पर्सन शुड सीक पीस, यही चीज हमारे हिंदू धर्म में भी कहा गया है। हमें हमेशा शांति के लिए प्रयास करना चाहिए जब तक कि उसे कोई हार्म ना हो, जब तक वो सेव हो। फॉरगिविंग देयर राइट्स इफ ऑल अदर डू द सेम टू हैव पीस। और यदि पीस को लाने के लिए कुछ अधिकार का समर्पण करना पड़े, यदि सब लोग उतने ही अपने राइट्स समर्पण करें, तो ऐसे राइट्स को समर्पण करना सही है। शांति लाने के लिए ये एक लॉ ऑफ नेचर है। फाइनली मेंटेन द कॉन्वेंट्स मेड, यदि आपने कोई शर्त रखी है या मानी है या कोई एग्रीमेंट किया है या कुछ संधि किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसकी रक्षा करो, उसको बनाए रखो, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। हम लोगों में बोला गया है कि प्राण जाए मगर वचन ना जाए। उसी से ही परफॉर्मिंग ऑफ कॉन्वेंट इज जस्ट, और उसको तोड़ना इनजस्ट है। दिस आर द लॉ ऑफ नेचर, जिसके बेसिस पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की परिकल्पना की गई है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोई डेबिक कमांड है ना कोई मोरल्स वैल्यू है। ये खाली रीजन पे आधारित यूनिवर्सल प्रोस्पेक्ट है। आइए अब देखते हैं कि हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की परिकल्पना क्या थी। कैसे जो वो ह्यूमन है, जो पीपुल है, वो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आते हैं और एक एग्रीमेंट और एक कॉन्वेंट करके सिविल सोसाइटी, सरकार और सत्ता की रचना करते हैं। उसके ऊपर चलिए डिस्कशन करते हैं। मेन स्टेट ऑफ नेचर कम आउट ऑफ इट बाय फॉलोइंग लॉज ऑफ नेचर टू परफॉर्म एग्रीमेंट कॉन्वेंट विथ वंस एंड ऑल टू परफॉर्म सिविल सोसाइटी एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट। आपको जैसे मैंने बताया है कि 3 लॉज ऑफ नेचर, जिसके बारे में मैंने पिछले ही स्लाइड्स में बताया था, उसको फॉलो करते हुए बाहर आते हैं और एक सिविल सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल सोसाइटी, कम्युनिटी व स्टेट गवर्नमेंट की रचना करते हैं। पीपुल सरेंडर देयर नेचुरल राइट्स एंड पावर इन एक्सचेंज फॉर कॉमन पीस एंड सिक्योरिटी। जैसे कि फ्रेंड हमने देखा था कि स्टेट ऑफ नेचर में हर एक इंडिविजुअल के पास बहुत सारे पावर होते थे, देन उसके पास राइट होता था जो कि हम नेचुरल राइट के रूप में होते थे। तो जिसके तहत क्या होता था कि हर एक व्यक्ति खुद को सुप्रीम अथॉरिटी माना करता था। तो जनरली उन्होंने क्या करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो अपने सारे पावर व जितने भी सारे राइट्स को एक व्यक्ति वस्तु के सामने सरेंडर कर देते हैं, ताकि वो अपने सोसाइटी में कॉमन पीस एंड सिक्योरिटी वहाँ पर वो एस्टैब्लिश कर पाएँ। They transfer their rights, will and power to the third party, an artificial man, mortal god, sovereign, commonwealth, the state, the leviathan। तो जनरली क्या किया कि उन्होंने अपने सारे जितने भी पावर को एक व्यक्ति वस्तु के सामने व एक थर्ड पार्टी के सामने अपने पावर को सरेंडर व ट्रांसफर कर दिए, जो कि एक आर्टिफिशियल मैन भी हो सकता है, व एक मोर्टल गॉड हो सकता है, एक सॉवरिन हो सकता है, व एक कॉमनवेल्थ हो सकता है, जो कि एक स्टेट हो सकता है, जिसका नाम उनके लेटिन में व बाइबल्स में लेविथन बोला जाता है, जो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी होगा, जो कि उनके पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करेगा। तो उसका मुख्यतः दायित्व होगा कि लोगों के भीतर कैसे एक कॉमन विल व गुड विल बनाए जा सके। अभी हम देखेंगे कि ड्यूटी ऑफ सॉवरेन, जो अथॉरिटी को उन्होंने पावर सौंपा था, उसका मुख्यतः ड्यूटी क्या होगा। उसका मेन ड्यूटी होगा पीस एंड सिक्योरिटी बजाय रखना और साथ ही साथ लोगों को बाहरी जो एक्सटर्नल थ्रेट से उनको प्रोटेक्ट करना। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि वो सॉवरेन जो सुप्रीम अथॉरिटी का अधिकार क्या होगा, उसका राइट्स क्या होगा, कि वो जो चाहे वो कर सकता है पीस और सिक्योरिटी लाने के लिए। वो अपने समाज के भीतर आइन ला सकता है, लॉ इंप्लीमेंट कर सकता है, व जो कोई भी ऑर्डर इशू कर सकता है। हम देखेंगे कि सिटीजन का दायित्व क्या होगा, टू ओबे द लॉ एंड द डिक्टेट्स ऑफ द सॉवरेन। तो जनरली जो भी सारे लॉ बनाए जाएगा सॉवरेन के द्वारा, व उसके जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को उनको रेस्पेक्ट देना है, उसको ओबे करना ही एक सिटीजन का दायित्व होगा। अभी हम देखेंगे कि राइट्स ऑफ सिटीजन क्या होगा, बस सिटीजन का अधिकार क्या होगा। पहला अधिकार जो कि खुद का सुरक्षा देना, बस खुद को प्रोटेक्शन करना, उसका पहला अधिकार होगा। एंड राइट टू डू एनीथिंग एज लॉ सेज और एनीथिंग ऑन विच लॉ इज साइलेंट। तो जनरली जो लॉ के द्वारा बताया गया जो भी सारे चीज को करना उनका अधिकार होगा और लॉ को मानना भी उनका एक अधिकार है। हम देखेंगे कि सिटीजन सबका क्या अधिकार होता था। पहले तो उनको खुद को प्रोटेक्शन करने का अधिकार होता था और एक अधिकार होता था कि वो चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं जो कि लॉ के अंतर्गत हो, और जहाँ पर अगर लॉ साइलेंट हो तो वही भी करने का उनका अधिकार था। तो जनरली ये था, अगर हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है।
अभी हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो उसका पहला फीचर है द थर्ड पार्टी द सॉवरेन इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली जो थर्ड पार्टी होगा जिसको लोगों ने चयन किया होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कभी भी नहीं आएगा। तो वो सुप्रीम अथॉरिटी होगा, उसका मुख्यतः एक ही काम होगा कि समाज के भीतर पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। देन सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि हेंस ही इज नॉट बाउंड बाय एनी लॉ एंड आंसरेबल टू नॉन। तो जनरली वो आयन के अंतर्गत कभी भी नहीं आएगा और वो किसी के सामने वो आंसरेबल नहीं होगा, वो किसी के सामने अपना जवाब नहीं रखेगा। वो एक अथॉरिटी होगा जो कि लोगों के द्वारा पावर दिया गया होगा, जो कि एक ही काम करने के लिए समाज के भीतर आएगा, वो कि समाज के भीतर स्टेबिलाईजेशन वो मेंटेन करेगा। देन थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि द थर्ड पार्टी द सॉवरेन कैन बी ए पर्सन और ए काउंसिल और एनी अदर फॉर्म। तो जनरली जो थर्ड पार्टी जिसको हमने पावर दिया है, बस सॉवरेनिटी दिया है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मोनार्ची और एक काउंसिल और एनी अदर फॉर्म। जनरली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पर समझ सकते हैं, जिस गवर्नमेंट का चयन लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों अपना पावर उस पर्टिकुलर व्यक्ति वर्गों को सरेंडर करते हैं। तो जनरली उस थर्ड पार्टी को यहाँ पर बताया गया है, जिस पार्टी को लोग चाहते हैं उस पार्टी को अपना अथॉरिटी दे सकते हैं। देन पावर ऑफ सॉवरेन इज एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड, अनडिवाइडेड एंड इनएलिनेबल। तो जो सॉवरेन को चूज किया जाएगा उसका पावर एब्सोल्यूट होगा, अनलिमिटेड होगा और अनडिवाइडेड होगा और इनएलिनेबल होगा, जो भी उन सुप्रीम अथॉरिटी को वो चयन करेंगे। देन वन स्टेप प्रोसेस बाय व्हिच बोथ सोसाइटी एंड स्टेट आर क्रिएटेड। तो जनरली एक ही माध्यम है जिस माध्यम से सोसाइटी और स्टेट बनाया जा सकता है। सबऑर्डिनेटी बाय इंस्टीट्यूशन एंड बाय एक्यूजेशन। तो सबऑर्डिनेटी का मतलब ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि सबऑर्डिनेटी मीन्स एक व्यक्ति वस्तु के पावर पास आपने आप खुद को सरेंडर कर दिया। जब वो व्यक्ति वस्तु कौन से वार में भी हार जाता है, इनकेस दूसरे व्यक्ति वस्तु आता है पावर में, तो वो व्यक्ति वस्तु का भी ये दायित्व बनता है कि वो लोगों के पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करे। तो जनरली उस सत्ता को भी हमें मानना है, ठीक है। देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ऑनटिल द सॉवरेन इज एबल टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे जो कि पीस और सिक्योरिटी के ऊपर आधार था, वो तब तक वैलिड है जब तक वो सॉवरेनिटी उनको पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके देता है। जब तक वो उस चीज़ में फेल होता है तो लोगों का भी उस सॉवरेनिटी के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट से उभर भी सकते हैं। था फ्रेंड फीचर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर।